उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात करते हैं। बेरोजगारी कम हुई है कि एसएससी को लेकर कितने लाखों स्टूडेंट्स आज सड़क पर हैं। ठीक है। और मेन स्ट्रीम मीडिया से वो सब गायब हैं। तो ये क्या है? ये मीडिया काम किसके लिए कर रहा है? हमने तो हमेशा से सुना है कि बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो व्यापारियों के हित के लिए होती है। जो लकड़ी और जो कफन और जो सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, घी चंदन, उन तक पे टैक्स है। और आप लोग, हम लोग आज बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारे दिलों में इतना डर बिठा दिया गया है कि अगर हमने जरा सी अपनी आवाज़ उठाई तो कहीं हमारे यहाँ सीबीआई ना आ जाए, कहीं हमारे यहाँ ईडी ना आ जाए। जो प्रेजेंट में एनडीए की गवर्नमेंट है वो कहती है कि कल्चर से लेके सनातन धर्म तक अगर किसी सरकार ने कुछ किया है तो वो हमने किया। आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ईद पर नमाज बाहर पढ़ने के लिए जी, पुलिस प्रशासन ने डंडे चलाए, ये बात सच है? बिल्कुल ठीक है। क्या जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए? टैक्स की दरें 5% से कम कर देनी चाहिए। आपको लगता है कि अभी भी संविधान खतरे में है? इतनी सारी सीटें आ गई अपोजिशन की, विपक्ष आज मुखर होकर बात करता है, विपक्ष जो कहता है सरकार उसको मान लेती है। क्या बदलाव आए हैं? या राजनीतिज्ञ जो हैं वो धर्म को अपना खिलौना समझने लगते हैं और जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसे नचाने लगते हैं। भारत में सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? आज स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है अक्षय जैन अरिहंत जी। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेसमैन एंड इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी अक्टूबर में, जो एक मोहन नगर में एक जीएसटी ऑफिसर के साथ ये प्रोटेस्ट करते हुए दिखे थे। वीडियो बहुत वायरल गई थी, बहुत सारे लोगों ने इनको सराहा, बहुत सारे लोगों ने इनको कटाक्ष किए और बहुत सी सारी चीजें। लेकिन उसके अलावा आज बात करेंगे आमतौर पर देश की राजनीति के बारे में। इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी। 2027 में आप सभी जानते हैं चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे पर्सनल सवाल होंगे, बहुत सारे सरकार के खिलाफ सवाल होंगे, सरकारों से सवाल करेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जाने वाला है एंड आई बिलीव कि आप सभी को बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट को देखकर। थैंक यू। तो हमें इनोवेशन करना है, हमें जो पूर्व की हमारी चीजें हैं उनसे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है। उनकी जय जयकार करने से हमारा भला नहीं होने वाला है। अगर जिस समय एक तार वाले फोन बने थे, ग्राम बेल ने फोन बनाया था, तो उस समय मान लीजिए अगर वो वहीं रुक जाते तो क्या आज हमारे हाथ में मोबाइल्स होते? बिल्कुल नहीं होते। और एंड्रॉयड और एप्पल और कहाँ आप देखिए लैपटॉप और घड़ी ये सब खत्म ही होते जा रहे हैं क्योंकि सारा काम हमारे मोबाइलों पे आ गया। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनोवेशन हो रहा है ना। ये इनोवेशन हो कहाँ रहा है? बाकी दूसरे देशों में। क्योंकि हम लोगों को जय जयकार करने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही। बट सरकार तो कहती है हम पैसा लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? देश की गरीबी मिटाने में। तो दिक्कत तो है नहीं। अभी छत गिर गई स्कूल की, ऐसे गरीबी कैसे मिटेगी? आप जितने भी जो पार्टी हैं उनके आप जो दफ्तर हैं वो जाके देखिए, वो 5 स्टार होटल है। ठीक है। पिछले 10 सालों में इतनी जबरदस्त तरीके से 5 स्टार होटल के रूप में अपने जो ऑफिसेज हैं पार्टियों के वो तैयार हुए हैं। संसद भवन गिरने से पहले तैयार हो गई। और वो जो वहां बच्चे मर गए, ऐसे पता नहीं कितने चरचरे स्कूल हैं, उन पे ध्यान कौन देगा? वो किसका काम है? तो आप एक तरफ यात्राएं बना रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, उस पे तो आप पूरा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिससे इस देश का और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होना है, ठीक है, वहां पर ये स्थिति है कि वो स्कूल की छत टपक रही है, कहीं पे छत ही गिर रही है। उसमें भी अगर हवाई जहाज में कोई मर जाता है तो उसे तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है। स्कूल में कोई बच्चा मर जाता है क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, उसे कुछ नहीं दिया जाता। तो हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जुमला है। 1 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना ये एक बहुत अच्छी बात है या एक बहुत खराब बात है, सोचना पड़ेगा। अगर हमारा देश विकसित होता और जिसे हम कहते हैं विश्व गुरु के हम कगार पर हैं, तो 1 करोड़ लोगों को राशन देने की आवश्यकता पड़ती? तो 1 करोड़ लोगों को राशन देना या 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये ही अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है।
अच्छा, विश्व भर में बहुत इंडेक्स निकलते हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकलता है, जी। प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं कि जो मीडिया के पत्रकार हैं उनको कितनी आज़ादी है इस मुल्क में। सरकार कहती है कि ये बायस्ड है, कि ये देश की इमेज खराब कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हमारी देश को वही तरीके से दिखाते हैं जैसे पुरानी सरकारों में दिखाते थे कि भारत इतना गरीब है, भारत में फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है। ये इंडेक्स सही है या गलत है? देखिए, एक चीज देखिए, G20 समिट हुआ अभी, जी। तो अगर ये इंडेक्स, मैं बिल्कुल इसे सही भी नहीं कहूंगा और बिल्कुल गलत भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर ये इंडेक्स सही होता तो दूसरे बड़े बड़े देशों के जो नेता हैं ये हमारे यहाँ ना आते, और ये इंडेक्स बिल्कुल गलत होता तो जो पर्दे और जो झुग्गी झोपड़ियों के आगे फेंसिंग की जा रही है उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 50-50% है, कुछ असलियत भी है और कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया भी जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताती है इवेंट मैनेजमेंट में, बहुत से पॉलिटिशियंस कहते हैं। नहीं, ये तो बात हकीकत है। खैर, सब लोग महसूस कर रहे हैं अब तो कि 2014 से अपन लोग किसी चीज में विश्वगुरु बने या नहीं बने, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो सर, अगर इवेंट मैनेजमेंट करके सरकारें बन रही हैं, सरकार इतनी मेजॉरिटी लेके सत्ता में वापसी आ रही है, तीसरी बार आ रही है, तो विपक्ष को भी कर लेना चाहिए ना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अभी एक आपने लेटेस्ट खबर सुन रहे होंगे आप जी, महाराष्ट्र के अंदर कई लाख वोटर गायब हुए। 80 लाख। वो 80 लाख वोटर 3 महीने के अंदर कहाँ चले गए और कहाँ से आ गए थे। तो जो आपने कहा कि सरकार कैसे बन रही है, ये मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। तो वास्तव में आज हम लोग जो लोकतंत्र कहते हैं अपने आप को कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन स्थिति जो आज दिख रही है कि हम लोकतंत्र से और राजतंत्र की तरफ यानी राजशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आपको अगर आप आवाज उठाएंगे जी, तो आपको देशद्रोही समझा जाएगा। जैसे अगर पहले कोई राजा के खिलाफ बोला करता था तो उसे देशद्रोही कहा जाता था, तो वो राजतंत्र था। ये लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा ही बनाया गया तंत्र, और उसी तंत्र के खिलाफ अगर लोग बोलते हैं तो उन्हें दबाया जाता है, कुचला जाता है। और हाल ही में इसका इंसिडेंट, आज मैं बैठा हूं, 2 दिन पहले की और कल की घटना है जी, कि एसएससी को लेकर कितने लाखों स्टूडेंट्स आज सड़क पर हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया से वो सब गायब हैं। तो ये क्या है? ये मीडिया काम किसके लिए कर रहा है? उससे बढ़िया काम तो आप कर रहे हैं, लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मेरा एज ए जर्नलिस्ट यही होना चाहिए इंस्पिरेशन कि हम सवाल सबसे करें, आपसे भी करें। आप, मुझे नहीं पता आप विपक्ष की बात करते हैं या सरकार की बात करते हैं या न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, लेकिन सभी का ये मुद्दा होना चाहिए कि अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता ही करें, ऐसा काम ना करें जिससे पत्रकारों को शर्म महसूस हो। बहुत सुंदर। सर, सवाल अब ये है कि आप क्योंकि व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, आप अध्यक्ष अभी हैं भी, तो व्यापारियों के लिए सरकार, हमने तो हमेशा से सुना है कि बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो व्यापारियों के हित के लिए होती है। देखिए, व्यापारियों की तो स्थिति आज ये है कि मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं। एक हॉस्पिटल है, मैं नाम तो नहीं लूंगा जी, थोड़ा सा उन्हें एतराज हो जाएगा, ठीक है। उनका मेरे पास केस आया, उनके पूरे साल के कागजों में केवल 10 पैसे का फर्क था, 10 पैसा, और उस 10 पैसे के फर्क के लिए उनसे 20,000 रुपये रिश्वत ली गई उस केस को फाइनल करने के लिए। तो जब व्यापारियों के साथ, मेरा खुद का एक ऐसा वाकया है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल अक्टूबर के महीने में मेरी गाड़ी मेरे गोदाम से आ रही थी, मेरी फैक्ट्री से गोदाम पर आ रही थी, ठीक है। सब कागज उसके ओके थे, उसके बावजूद वो गाड़ी पकड़ के और अपने चेक पोस्ट पे ले गए। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि कागजों में कमी क्या है, तो कोई भी ऐसी लीगल कमी कागजों में उन्होंने नहीं बताई, और इधर उधर की बातें करके धारा 39A का हवाला देते हुए, जिसमें कि अधिकारी को
विवेक का अधिकार मिलता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले व्यापारी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो विवेक का इस्तेमाल आज वो अधिकारी व्यापारियों की सुविधा देने के लिए नहीं कर रहा है, वो व्यापारियों से सुविधा शुल्क लेने के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टारगेट है। तो वो टारगेट पूरा करने के लिए एक सही व्यापारी को तो टारगेट कर रहा है और जो गलत है उससे पैसा लेके अपनी निजी जेब में भर रहा है। अब इसका 1 मिनट लगेगा, मैं आपको पूरा एक सिस्टम समझाता हूं जी। कोई व्यापारी ऐसा काम कर रहा है, हाल तो मैं उसे व्यापारी नहीं कहता, कोई व्यापारी ऐसा काम कर रहा है जो विदाउट बिल का काम है। अब उसका 100% काम जो है वो गलत है, बिना बिल के वो काम कर रहा है। ठीक है। उस गाड़ी को अधिकारी ने पकड़ा, उससे सुविधा शुल्क लिया, वो तो रखा अपनी जेब में। जो सही व्यापारी है, जो किसी प्रकार की टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, उससे उसने पेनल्टी लगाई और वो जमा कराई सरकार के पास। अब जब सरकार के पास पेनल्टी जमा होती है तो वो अधिकारी, वो व्यापारी अपील डालता है। उस अपील में लगभग 1 से 1.5 साल लगता है। तो यानी कि उस व्यापारी का लगभग 1.5 साल के लिए वो पैसा ब्लॉक हो गया वहां पर। 1.5 साल के अंदर जब वो अपील छोड़ी जाती है तो जो अपील छोड़ने वाला अधिकारी है वो सुविधा शुल्क लेकर वो अपील छोड़ता है। अच्छा। तो ये व्यापारियों की तो इस समय ये स्थिति है कि अधिकारी के हाथ में 2 धारी तलवार है, वो इधर से चलाए या उधर से चलाए, दोनों तरफ से कटना व्यापारी को ही है। अच्छा, जीएसटी आया था, नोटबंदी हुई थी, इन सब चीजों से फायदा हुआ होगा व्यापारियों को? सरकार तो बहुत गुणगान करती है इन चीजों का। हाँ, सरकार का तो बहुत फायदा हुआ है इसके अंदर। नहीं, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बात समझिए, आज की तारीख में व्यापारियों की ये स्थिति है, क्योंकि मैं निजी रूप से भी व्यापारी हूँ और व्यापारियों के बीच में, क्योंकि व्यापारियों का प्रतिनिधि भी हूँ, तो उनके बीच में बैठता हूँ और उनसे बातचीत होती है। आज स्थिति ये हो गई, जो आपको शहरों के अंदर बड़े बड़े शोरूम दिख रहे हैं वो सारे के सारे लोन पे चल रहे हैं। अच्छा। और उनकी ईएमआई तक का पैसा वो नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो दिवालिया हो रहे हैं। ये कारण क्या है? इतना हैवी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, 18%, 28% टैक्स। आप समझिए, पहले पुराने समय में, गांधी जी के समय में नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था तो डांडी मार्च हुआ था और पूरा देश एक आवाज में गांधी जी के साथ खड़ा हो गया था। ठीक है। और आज नमक से लेकर जन्म के समय जो डायपर और जो मूंगली घुट्टी 555 इस्तेमाल होती है बच्चे को पिलाने के लिए, ग्रेप वाटर इस्तेमाल होता है, वहां से लेकर और जो अंतिम समय, मृत्यु के समय तक जो लकड़ी और जो कफन और जो सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, घी, चंदन, उन तक पे टैक्स है। और आप लोग, हम लोग आज बोल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे दिलों में इतना डर बिठा दिया गया है कि अगर हमने जरा सी अपनी आवाज उठाई तो कहीं हमारे यहाँ सीबीआई ना आ जाए, कहीं हमारे यहाँ ईडी ना आ जाए, कहीं इनकम टैक्स ना आ जाए, कहीं पुलिस वाले ना आ जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में ये चीज हम लोगों के सामने दिख रही है। जो भी व्यक्ति जरा सी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का, कुचलने का काम कर दिया जाता है। एक बात मुझे और याद आती है राम मनोहर लोहिया जी की। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सड़कें शांत हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। और वही काम आज किया जा रहा है, सड़कों को शांत किया जा रहा है ताकि संसद बेलगाम तरीके से जो मर्जी निर्णय ले और आम जनता भेड़ बकरियों की तरीके से उसे मान्य करना पड़े। सर, सड़कें शांत ऐसे भी तो हो सकती है ना, लोग अपने घर में खुश हैं, सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना कि जो सुसाइड का इंडेक्स था
वो घटा है, बढ़ा है? बड़ा है। तो सड़कें शांत जो आप कह रहे हैं कि लोग खुश हैं, कैसे खुश हैं लोग? हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप? हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं, हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो नीति चल रही है जी। वो विदेशों की तर्ज पे चल रही है। विदेशों में हर व्यक्ति कमाने वाला है, पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, बहू भी कमा रही है, उनका बेटा भी कमा रहा है, उसकी बेटी भी कमा रही है। हमारा जो भारत देश है इसके अंदर घर का एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति कमाने वाले होते हैं और 6 व्यक्ति डिपेंडेंट होते हैं उनके। तो वो नीति यहाँ कैसे लागू हो जाएगी? उसी वजह से हैप्पीनेस जा रही है। तो वो नीति अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये हैप्पीनेस मतलब मैं कहता हूं कि काफी हद तक चली गई, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो के साइज में बढ़ रही है आगे। जो नीचे वाला व्यक्ति है वो और डाउन जा रहा है, इनइक्वालिटी, यस, और जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो और ऊपर जा रहा है। अभी एक छोटा सा किस्सा है, एक हमारा जैन मठ है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर की साइड, नांदेड़ी करके। तो वहाँ एक 35 साल से एक हथनी है। तो वो वहां पर मतलब उस हथनी के, हम पशु है जबकि वो, तो हम पशु की बात ये करते हैं कि वो सुबह जब तक मंदिर नहीं आती जब तक वो खाना नहीं खाती, और मजे की बात शाम को दिन छिपने के बाद भी वो खाना नहीं खाती। अच्छा, ये उस जीव के अंदर के संस्कार हैं। ठीक है। एक 15-20 साल पुरानी पेटा करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये लिख के दिया कि साहब यहाँ पर इस हथनी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और देखिए आप लिख के किसके, मतलब 16,000 गौशालाएं में से, पूरे देश में 16,000 गौशाला हैं, 16,000 गौशालाओं में से 12,000 गौशाला अकेला जैन समाज चला रहा है। अच्छा। ऐसे समाज के पास जो एक जीव है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो अस्वस्थ है और उसे वहां से जबरदस्ती उठा के अंबानी जी के वनतारा में भेज दिया गया। और वो पूरा शहर, केवल जैन समाज नहीं, वो पूरा शहर ही आंदोलित है इस समय। लेकिन कानों पे जूं नहीं लेकिन किसी के, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जीव हैं, जंतु हैं, और जो प्रकृति ने हमें जो मिनरल्स दिए हैं, उन पर आज धीरे धीरे किसका कब्जा हो रहा है? भाई पैसे पे तो कब्जा हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये किसका कब्जा हो रहा है उसके ऊपर? बड़े उद्योगपतियों का। तो आप ये समझिए, जब इस तरीके से उन लोगों का कब्जा हो जाएगा तो आप और हम लोग कहाँ खड़े होते हैं? तो ये सरकार की जो नीति इस समय चल रही है जी, वो टोटली मेरे दृष्टिकोण से वो गलत चल रही है। और देखिए 3 चीजें होती हैं, एक प्रकृति, एक संस्कृति और एक विकृति। तो मैं ये कहता हूं जो प्रकृति है वो सिर्फ और सिर्फ देना जानती है, वो लेना नहीं जानती। ठीक है। जो संस्कृति है वो देना भी जानती है, लेना भी जानती है। लेकिन जो विकृति है वो सिर्फ लेना जानती है। तो इस समय जो पॉलिसीज चल रही हैं, आप देखेंगे जैन समाज के ऊपर या अदर बौद्ध समाज के ऊपर कितने प्रहार हो रहे हैं, मंदिरों पे प्रहार हो रहे हैं, साधु संत सड़कों पे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 50 सालों के अंदर, 60 सालों के अंदर, या आज़ादी के बाद लगभग 75 साल हो गए हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 सालों के अंदर 75 बार भी जैन समाज सड़कों पे नहीं आया, 10 बार भी। और पिछले 10 सालों में 75 बार सड़कों पे आ गया। और ये वो समाज है जो मतलब अपना, हमारी लोगों की स्थिति ये है, हम जो हमारे समाज की, कि सुबह मंदिर जाना, आए अपना भोजन करा, अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री पे, अपने उद्योगों पे चले गए, शाम को आए, अपने मंदिर गए, प्रतिक्रमण करा, स्वाध्याय करा जी, और घर पे आके सो गए। ये एक दिनचर्या है। ठीक है। ऐसा समाज जिसने आज तक सरकार से कभी कोई आरक्षण नहीं मांगा, बिल्कुल, देना ही जाना है, लेना नहीं जाना, आज वो समाज सड़कों पे है। तो ये क्या है? ये सरकार की दुर्बलता है।
समाज की दुर्बलता नहीं है, सरकार की दुर्बलता है। आज सरकार ने एक ऐसे समाज को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, आपने संस्कृति की बात करी जी। जो प्रेजेंट में एनडीए की गवर्नमेंट है वो कहती है कि कल्चर से लेके सनातन धर्म तक अगर किसी सरकार ने कुछ किया है तो वो हमने किया। आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, देखिए, हर चीज को मैं कहना कि मैंने किया है, सनातन धर्म, क्या है जैन आपकी धर्म, आपकी आपकी नजर में सनातन धर्म है क्या? देखिए, सनातन धर्म कोई शब्द नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है, धर्म होता है वो सनातन होता है। क्या बात है। तो सनातन धर्म या धर्म सनातन आज से 10,000 साल पहले भी था, आज से 10,000 साल बाद भी होगा। ठीक है, ठीक, उसका ना कोई शुरुआत का पता है ना अंत का पता है। तो कोई सरकार ये कहे कि मैंने किया है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए, इसके अंदर मेरा एक मानना है, राजा का या देश का जो पंत प्रधान होता है, राज्य का जो पंत प्रधान होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। और धर्म जो होता है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं अपना धर्म अपने मंदिर जाके कर रहा हूँ, अपने घर में कर रहा हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं वो बाहर चीख चीख के कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। तो धर्म के अंदर आज राजनीति घुस गई। धर्म आत्मा का कल्याण करता है, लेकिन जब धर्म का राजनीतिकरण कर दिया जाता है, जो कि आज के परिवेश में किया जा रहा है, तो वो एक धर्म फिर धर्म ना रहकर एक राजनीतिक मंच बन जाता है, एक राजनीतिक उद्देश्य बन जाता है। और राजनीति धर्म को या राजनीतिज्ञ जो हैं वो धर्म को अपना खिलौना समझने लगते हैं और जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसे नचाने लगते हैं। और एक आम और भोली वाली जनता जो धर्म को ये चाहती है कि धर्म से उसका उत्थान हो। देखिए, कोई भी धर्म, संसार में कोई भी धर्म है, एक धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, वैदिक धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म मानवता की नींव पे रखे गए हैं। एक धर्म भी ऐसा नहीं है जो मानवता को नाश करने वाला हो। लेकिन जब उस धर्म के अंदर राजनीतिक एजेंडा जुड़ जाता है तो वो विनाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। व्यक्ति को धर्म अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये आपकी डेफिनेशन है धर्म को लेकर। ठीक है सर, धर्म को लेकर भी हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि धर्म बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय है। किसी के लिए धर्म कुछ हो रहा है, किसी के लिए धर्म कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं बेसिक देश की राजनीति के ऊपर। देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? मणिपुर, असम और जो स्थिति रोजाना आ रही है, अभी परजन रेवन्ना कर्नाटका के, तो 3,000 लड़कियों के उनके पास वीडियो थे। और ये कहा जा रहा है कि उनके घर की मेड से लेकर और जो ऑफिसर तक वहां पर उनके संपर्क में थी, वो कोई अछूती नहीं रही। सबको उन्होंने वीडियो बना रखे हैं और सबको ब्लैकमेल चल रहा था। और ऐसे एक सांसद प्रत्याशी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग करी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की बेटियां, बहुएं कितनी सुरक्षित हैं। सर, देश की महिलाएं तो शायद 75-78 सालों से ऐसे ही चल रहा है, जब से आज़ादी हुई है। हमने कभी केसेस नहीं देखे कि कभी रिपोर्ट सही आई हो। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, महिलाओं को तो कभी देखा ही नहीं गया, नेगलेक्ट किया गया है। देखिए, महिलाओं को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है, लेकिन सरकारों ने उस पर एक्शन लिया है। लेकिन आज एक मणिपुर का जैसे आपने जिक्र करा, मणिपुर के अंदर क्यों सांप सूंघ गया सबको?
क्यों मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं किया जा रहा? ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे चित्र और ऐसी ऐसी वीडियोस मणिपुर की आई हैं जी। कि मतलब शर्मिंदा देख हुआ। के भी आंसू आ रहे हैं आंख जी। से। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का किसका काम है? देखिए, घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाओं को पर कंट्रोल किया जाता है। और जब घटनाएं होते रहने दिया जाए कुछ समय के लिए और उसके बाद कोई काम किया जाए, तो वो आपकी छवि धूमिल करता है और आपके उद्देश्य पे सवाल उठाता है कि आप कितना महिलाओं के प्रति सजग हैं। सरकार कहती है हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ जिसमें 1/3 ऑफ रिजर्वेशन हम महिलाओं को दे रहे हैं, इतना कुछ तो हो रहा है महिलाओं के लिए। नहीं, देखिए, सब चीजें कागजों में ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही हैं और जमीनी धरातल पर तो अभी ऐसी कुछ व्यवस्था अच्छी दिख नहीं रही। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया था तो तब उन्होंने विमेन कैंडिडेट को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया था, कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में रहे। आप इसके बारे में क्या मानते हैं? महिलाओं को राजनीति में होना चाहिए या घर पे चूल्हे? बिल्कुल होना चाहिए। 50% की हमारी आबादी है, तो 50% उन लोगों को, महिलाओं को पुरुषों के साथ बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि कोई भी संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर कोई भी बिल पास होता है, उससे पूरा फर्क जैसे पुरुष समाज में पड़ता है ऐसे महिलाओं को पड़ता है। तो इसलिए पूरा आधा रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। पूरा जैन समाज इस बात को मानता है? बिल्कुल मानता है। हमारे यहाँ सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव हैं, जिनसे हम लोग मानते हैं सृष्टि की शुरुआत हुई। उन्होंने सबसे पहला ज्ञान, संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान किसी को दिया तो वो अपनी बेटी ब्राह्मी और सुंदरी को दिया। वहीं से उन्होंने आधारशिला रखी महिलाओं के लिए। और उनकी जो बेटियां हैं, आज भी सबसे पुरानी लिपि अगर हम कोई जानते हैं तो वो ब्राह्मी लिपि है जी। वो उन्हीं की बेटी थी और वहीं से शुरुआत। बेटों को ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, सबसे पहले महिलाओं, क्योंकि उन्हें उसी समय उन्होंने एक आधारशिला रख दी थी कि घर की बेटी पढ़ी लिखी होगी तो पूरा कुल, एक कुल नहीं 2 कुल पढ़े लिखे होंगे। अब बात करते हैं जवानों की, किसानों की जी। सरकार कहती है कि किसानों के लिए हमने इतना किया जितना कभी किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार रही हो, चाहे यूपी में समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे किसी और स्टेट में किसी और की सरकार रही हो। वही बात जवानों की, तो सरकार ने रिफॉर्म्स लाई, अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आई। सरकार का कहना है कि ये स्कीम सभी जवानों के लिए बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने किसानों की बात करी, अगर किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी जी। क्या हुई दुगनी? नहीं हुई ना। आज किसान क्यों आंदोलन कर रहा है सड़कों पर? वो तो खालिस्तानी बताते हैं। नहीं, देखिए, जब किसी का सामना नहीं कर सकते या किसी की बातों का जवाब नहीं दे सकते तो उसे बदनाम करो, ये सबसे बढ़िया फंडा है। ठीक है। तो लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य, देखिए, किसान वो हमारे देश की आत्मा है। और अगर हमारी देश की आत्मा ही, यानी हमारी आत्मा ही अगर परेशान होगी तो आप बाहर से कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो कृषि प्रधान देश है और लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू में नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी पहला यदि कुछ आया है तो आया है उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार। तो पहले नंबर पे कृषि को रखा गया है जी। तो किसान अगर खुश होंगे, आज तो किसानों की आत्महत्या का इंडेक्स बढ़ रहा है। आप देखिए, अभी पीछे न्यूज आई थी कि अनिल अंबानी जो हैं उनका कितने 49,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। और दूसरे पन्ने पे अखबार की खबर थी कि 5,000 रुपए का किसान के सिर पे लोन था और उसने आत्महत्या कर ली। तो एक तरफ एक उद्योगपति है जिसका 49,000 करोड़ रुपए का लोन मात्र 400 कुछ करोड़ रुपए में सेटल कर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो किसान है जो 5-7-10 हजार रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको घर जाके परेशान किया जा रहा है बैंकों के द्वारा। लेकिन किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं, किसानों के लिए सब्सिडी है, किसानों की बात सुनी जाती है। शिवराज सिंह चौहान अभी कृषि मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि हम किसानों के हित में काम करते हैं जी। सब खराब है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 6,000 रुपए मिलते हैं। जितनी महंगाई आज के दौर में है जी,
6,000 रुपए में किसी का भला हो जाएगा? किसान का कितनी महंगाई है। कम से कम अगर जो 6,000 रुपये नहीं, कम से कम 50,000 रुपये किसानों को अगर दिया जाए तो किसानों को वो दिया जाए। और मैं तो एक बात का मतलब घोर विरोधी हूँ कि फ्री में किसी को कुछ ना दिया जाए, फ्री में कुछ ना दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं उसे उपलब्ध कराई जाए शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। और जिसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर, जो एक नारा दिया जा रहा है जी, वो कागजों में आत्मनिर्भर ना बने, वास्तव में आत्मनिर्भर बन के उभरे। जवानों की बात करते हैं, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा है, गर्व है देश। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? जब पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ जी, उस दिन रात को 3 बजे तक मैं टीवी देखता रहा और अंदर से इतना जोश था। उस समय मुझसे कोई पूछता हाउस द जोश, तो मैं कहता हायर। तो अपने जवानों पे तो शुरू से गर्व था, है और रहेगा। ठीक है। लेकिन एक छोटी सी भूमिका जो हमारी मीडिया की रही, उसके लिए बहुत अंदर मन से दुखी है कि हमारी मीडिया आज किस तरफ जा रही है। देश के जवानों पे कोई ना शक पहले था, ना है, ना रहेगा जी। लेकिन सरकार की तरफ से मीडिया को जानकारी दी गई या मीडिया अपनी तरफ से कराची और लाहौर तक पहुंच गए, तो ये जांच का विषय होना चाहिए जी। अगर सरकार की तरफ से जानकारी उन्हें दी गई तो भी इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार के किन अधिकारियों ने मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दी। और अगर मीडिया अपने आप से ये एज्यूम कर रही है कि कराची पहुंच गए और रावलपिंडी में हमला कर दिया जी, तो सरकार को उन मीडिया चैनलों पर एक्शन लेना चाहिए कि लोगों तक सही न्यूज पहुंचे। ये जो आज ट्रेंड चल रहा है, मीडिया ना कह के लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, तो उसे बदलना चाहिए। ये मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उससे हमारी देश की छवि धूमिल होती है। सर, अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी जा रही है? 2027 में चुनाव भी है, प्रिपरेशंस रेडी हैं ऑलमोस्ट। आपकी क्या तैयारी रहेगी 2027 के चुनाव को लेकर? सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश क्या प्रगति पर है? हर विभाग में पहले, क्योंकि पॉडकास्ट में बैठे हैं तो जो सही होगा वो बोलेंगे जी, बताइए। पहले किसी चीज में कोई गलती होती थी, मिस्टेक होती थी, तो वहां पर कुछ पैसा लिया जाता था और उस गलती को सुधरवाया जाता था। आज के समय में विभागों के अंदर ये पोजीशन है कि आप सही काम लेके चले जाइए, उसके लिए आपसे पैसा लिया जाएगा और कितना पैसा मांग लिया जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जी। तो सरकार को इन विभागों के ऊपर सरकार क्यों नियंत्रण नहीं कर पा रही? अफसरशाही इतनी हावी है। पहले हमने देखा है कि किसी को कोई परेशानी होती थी तो वो किसी एक्स अपने क्षेत्र के किसी सभासद के पास जी, या किसी जो नेता है वहां चले जाते थे और फोन किया जाता था, काम हो जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप बड़े से बड़े अधिकारी के पास चले जाइए, आप बड़े से बड़े नेता के पास चले जाइए, जो ग्रेड C3 और 4 लेवल के अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं। उसका कारण क्या है? क्यों इन लोगों पर अंकुश नहीं किया लगाया जा रहा जी, इसका मैं नहीं कह सकता। और जनता इस समय ग्राउंड पे बहुत ज्यादा परेशान है। छोटे छोटे कामों के इतने मुंह फाड़ के पैसे मांगे जा रहे हैं। परेशान हैं लोग, दुखी हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी कम हुई है? स्थिति आप और हम देख ही रहे हैं। जितने युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में जी 3-3, 4-4 साल अपनी तैयारी करते हैं जी, कैसे पेपर लीक हो जाया करता है,
उनसे फार्म भरवाए जाते हैं, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के। लाखों बच्चों ने फार्म भरे, उससे पैसा इकट्ठा हो गया, उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, वो पैसा खत्म, जो नौकरियां मिलनी थी वो खत्म, जो युवा है वो फिर ठगा सा महसूस कर रहा है। अब साल भर बाद, 2 साल बाद फिर दोबारा वो पेपर निकलेगा जी, फिर दोबारा से वो पैसा जमा करेगा। तो जो आपने युवाओं की बात करी, ये स्थिति है युवाओं की। 2027 के चुनाव को लेकर क्या प्रिपरेशन है? आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। नहीं, विपक्ष में बैठने के लिए नहीं। देखिए, अब तक आज तारीख हो गई मेरी 2 अगस्त तक मैं किसी भी आधिकारिक रूप से किसी भी पार्टी में नहीं हूं। सारी पार्टियां मेरी हैं और मैं सभी पार्टियों का हूं। लेकिन जब आप इंडिविजुअल तौर से और एक सामाजिक प्रतिनिधि के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं, तो आप क्रिटिसाइज किसे करेंगे? जो विपक्ष में बैठा है उसे करेंगे, या जो सरकार में बैठा है उसे करेंगे? क्योंकि नीति इस समय जो बना रही है वो सरकार बना रही है। तो अगर कोई नीति जनता को अच्छी नहीं लग रही तो उस नीति के विरोध तो सरकार से ही करेंगे ना, विपक्ष तो से नहीं करेंगे। अब उस नीति का अगर विरोध किया जा रहा है तो ये कहा जाए कि हम सरकार के खिलाफ हैं? नहीं, हम नीति के खिलाफ हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। क्योंकि सरकार जब एक मैंडेट के साथ आई है तो वो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं खासकर बात करूं तो महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य तरीके से हुआ, सभी लोग बहुत खुश हैं। कुछ भी ऐसी 1-2 खबरों के अलावा ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें देश की इमेज खराब हुई हो या कुछ इस तरीके से कि ज्यादा चीजें खराब रही। आपका क्या मानना है इस चीज पर कि महाकुंभ अच्छे तरीके से हुआ? हाँ, महाकुंभ देखिए अच्छी तरीके से हुआ। इसमें क्योंकि मैंने उस दौरान आवाज भी उठाई थी तो मैं इसलिए उस बात का जिक्र करूंगा जी। महाकुंभ जिस दिन एक घटना हुई, भगदड़ वहां मची और वहां काफी लोग हताहत हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए जी। उसी दौरान 1-2 दिन के हेर फेर में बागपत के पास ही बड़ौत एक गांव है, कस्बा लगता है, वहां पर एक जैन समाज का कार्यक्रम चल रहा था जो हर वर्ष होता है पिछले 50 वर्षों से जी। कुंभ सरकार टैक्स पेयर के पैसे से करा रही थी। वो कार्यक्रम निजी रूप से जैन समाज अपने पैसे से कर रहा था, सरकार से जैन समाज ने कोई पैसा नहीं लिया था। एक घटना महाकुंभ में हुई जिसमें भगदड़ में काफी लोग मरे, उसमें सरकार ने 25 लाख रुपए का मृतकों के लिए घोषणा करी। ठीक है। वहीं जो बड़ौत में घटना हुई वहां भी लगभग 13 से 14 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उस घटना में। वहां सरकार की तरफ से केवल संवेदनाएं प्राप्त हुई। ओके। जबकि जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी, उन्होंने अपनी ओर से जैन समाज के जो मृतक परिवार थे उनको 2-2 लाख रुपए अपनी ओर से दिए। तो सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों? जबकि जैन समाज का जीडीपी के अंदर 42% का योगदान है, आधा % जैन समाज का। इनकम टैक्स के अंदर 25% का योगदान है। सरकार को जो दान जाता है उसमें 62% का योगदान है। उसके बावजूद भी, जिसमें कि जितने भी जैन समाज के आयोजन होते हैं वो कभी सरकारी खर्चों पर नहीं होते, उसके बावजूद भी क्या सरकार को अपनी आंखों से अपने ही दोनों समाज हैं सरकार के, जैन समाज और वैदिक समाज, दोनों को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था? क्यों उन्होंने भेदभाव किया? बिल्कुल, ये सरकार की मंशा को दर्शाता है। अभी रिसेंटली सावन चल ही रहा है और कावड़ का आयोजन भी किया गया था। कावड़ में हमने देखा कि प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छे फैसले लिए,
कुछ कुछ फैसले खबरों में रहे, जी। कुछ फैसला था नाम को लेकर, आपको उस बारे में क्या कहना है? देखिए, नाम को लेके जो ये क्या होता है, जब भी कांवड़ का टाइम आता है या कुछ इस तरीके का मेले का टाइम आता है, उसी समय इस तरीके की बातें उठती हैं। जी। तो ये बेसिकली क्या है, राजनीतिक चीजें हैं कि साहब है हिंदू, नाम उसने मुसलमान रख लिया, या है मुसलमान, नाम उसने कोई हिंदू रख लिया। जी। तो देखिए, मैं उसके अंदर कहता हूँ कि इसके अंदर राजनीति करने की जरूरत क्या है, इतना हो हल्ला करने किस बात के लिए करना है। सरकार उसके लिए एक बिल पास करे कि आप जिस समुदाय के हैं, जिस जाति के हैं, आप उससे संबंधित नाम रखें और दूसरी जाति संप्रदाय से संबंधित नाम ना रखें। एक बिल पास कर दिया जाए तो वो मैटर ही खत्म हो जाएगा ना। लेकिन इस तरीके की राजनीति करने से फायदा पहुंचता है, तो ये निरंतर करी जा रही है। ईद पर नमाज बाहर पढ़ने के लिए जी, पुलिस प्रशासन ने डंडे चलाए, ये बात सच है? बिल्कुल ठीक है। नहीं होना चाहिए था? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, कोई भी समुदाय है, आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 15 दिन कांवड़ की व्यवस्था चली। जी। सारे व्यापार, सारे उद्योग उससे प्रभावित हुए। जी। लगभग आखिर के एक हफ्ते तक तो फैक्ट्रियां ही बंद रही। जी। लेकिन सभी लोगों ने मिलजुल के साथ दिया। जी। क्योंकि वो भी एक आस्था का विषय है, और ईद पे नमाज पढ़ना वो भी एक आस्था का विषय है। और नमाज कितनी देर की होती है? 15 मिनट की, आधे घंटे की। साल में 2 बार मेरे ख्याल से ईद आती है। तो अगर साल में 2 बार सुबह सुबह जी 7 से 8 के बीच में या आधे घंटे के लिए कोई सड़कें कोई बंद भी हो जाती हैं जी, तो उसमें इतना बड़ा इशू क्या है? यही तो हमारी निजी, यही तो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि एकता में अनेकता, कि हम सभी लोग एक दूसरे के 30 त्योहारों को खुश होकर मनाते हैं। भाई मैं तो आपको निजी रूप से कहूं कि जिस समय कांवड़ चले, मेरी भी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो मैं भी कांवड़ शिविर में लगा। क्या दिक्कत है? अरे जब हमारे महावीर जयंती होती है, परशुराम जयंती होती है, तो जो वैदिक धर्म के लोग हैं वो भी लगते हैं। क्या दिक्कत है? आपने देखा होगा, हम भी कई बार गए हैं, 25 दिसंबर को जब बड़ा दिन होता है, क्रिसमस होता है, तो सब लोग लेके जाते हैं कि भाई चलो आओ तुम्हें चर्च दिखा के लाएंगे जी। यही तो एकता में अनेकता है जी। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों के साथ दिमाग के साथ खेला जा रहा है और हम लोगों को बांटा जा रहा है। तो हमें बंटना नहीं है, क्योंकि एक नारा सही दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो वो उन्होंने खाली एक धर्म विशेष के लिए दिया था, और मैं उसे सभी धर्मों के परिप्रेक्ष्य में देना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। तो हमें बंटना नहीं है, सभी को एक होके रहना है। 2024 का चुनाव जो लड़ा गया, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो संविधान खतरे में है, ये लाइन काफी फेमस रही। आपको लगता है कि अभी भी संविधान खतरे में है? इतनी सारी सीटें आ गई अपोजिशन की, विपक्ष आज मुखर होकर बात करता है, विपक्ष जो कहता है सरकार उसको मान लेती है, क्या बदलाव आए हैं? देखिए, बदलाव आएंगे। एक अच्छी सरकार चलानी है तो एक अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है जी। और संविधान खाली संविधान नहीं है, वो संविधान ही हमारा वेद है जी। वो संविधान ही हमारी बाइबल है, वो संविधान ही हमारी जिनवाणी है, और वो संविधान ही हमारी गुरुवाणी है, और संविधान ही हमारी आवाज है। या ये कह दें कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर, तो उस समय जिस समय वेदांत लिखे गए, तो उस समय उसमें भरपूर मानवतावादी बातें लिखी गई जी, वेदों के अंदर। ठीक है। ऐसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा संविधान लिखा गया, वो भी मानवता के आधार पर, ऊंचाई नीचाई घटाने के आधार पर लिखा गया। तो आज अगर हम उसके अंदर उसे बचाने की बात करी जाती है विपक्ष के द्वारा, तो इसमें गलत क्या है? करी जानी चाहिए, और वो बचेगा, बचा रहेगा, और हम लोग आखिरी सांस तक संविधान के लिए अपने लड़ेंगे। डिम्पल यादव जी और इकरा हसन जी, हाल ही में हमने कुछ स्टेटमेंट सुनी उनके खिलाफ, जो कुछ प्रेजेंट पार्टी के नेताओं ने दी।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी महिला पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा बोला गया है। हमेशा से सभी सरकारों की जो भी विमेन पॉलिटिशियंस होती हैं उनके खिलाफ कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहा गया है। बिल्कुल। आप इस चीज़ को कितनी गलत तरीके से देखते हैं और इसका क्या ओपिनियन रखते हैं आप इस बारे में? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा आज का परिप्रेक्ष्य है, महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे आके वो संसद में अपनी भागीदारी कर रही हैं और उसके ऊपर देखिए इकरा हसन जी जो सांसद हैं कैराना से, तो उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी गई, योगेंद्र सिंह राणा करके हैं कोई, और जो डिम्पल यादव जी हैं श्रीमती, उनके ऊपर एक टिप्पणी करी गई मौलाना कोई रशीदी करके हैं। तो देखिए, उनके लिए तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो जिसे बढ़ना है वो बढ़ेगा और इन जो जैसे कुछ लोग हैं जो महिलाओं के प्रति या उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो वो लोग इस तरीके की तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हम लोगों को उन लोगों की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, 2027 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या रहेंगे अहम मुद्दे? 2027 के चुनाव में जो आज का परिप्रेक्ष्य दिख रहा है उसमें तो समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी अकेले मिलकर सरकार बना लेगी? बिल्कुल। क्या लगता है जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की, बहुजन समाजवादी पार्टी की? देखिए, वैसे तो इस समय सब इंडिया गठबंधन में है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आज का परिप्रेक्ष्य है और जो एक नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है पीडीए का, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो वो एक जीत का सूत्र बनेगा। अक्षय जी, एक वीडियो वायरल हुई थी करीबन अक्टूबर नवंबर की बात मैं अगर करूं तो मोहन नगर में जीएसटी कार्यालय में आप धरना दे रहे थे और धरने में आप निर्वस्त्र होकर आपने धरना दिया। वीडियो बहुत वायरल हुई, कुछ लीडर्स जो अपोजिशन में हैं उन्होंने वो वीडियो को भी साझा किया। वो हुआ क्या था इंसिडेंट, अगर हमारी ऑडियंस को आप बताएं तो? देखिए, इंसिडेंट क्या हुआ था कि मेरी एक गाड़ी मेरी फैक्ट्री से चल कर आ रही थी और सब बिल परचेज सब चीज हो गए थे, मेरे ही गोडाउन पे आ रही थी, केवल स्टॉक ट्रांसफर था। उसे अधिकारियों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे से बोला गया कि इसके अंदर आपने साइज मेंशन नहीं करे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है अपने और स्टॉक ट्रांसफर है, जो ई-वे बिल बनता है वो मैंने बना रखा है। ठीक है। बिल्टी साथ है, वजन जो है वजन मैंने लिख रखा है जी। साइज लिखने की मेरे को इसमें आवश्यकता है ही नहीं। तो बोले साहब साइज तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब, आपके किसी जियो में ऐसा प्रावधान है कि मुझे साइज लिखना पड़ेगा तो आप मुझे वो दिखा दीजिए, मैं आगे से साइज लिख लिया करूंगा। बोले नहीं, जियो में तो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं लिखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा साहब, हम जो चीज रूलिंग में ही नहीं है तो आप खाली मुंह जवानी इस तरीके की बात हमसे कर रहे हैं, तो आपकी बात हम क्यों मानेंगे ऐसे जी। भाई मेरा माल वजन से बिकता है, साइज से नहीं बिकता। बिल्कुल। तो मैं वजन मैंने लिख रखा है, आपको लगता है कि ये वजन कमती है बढ़ती है, आप इसका कांटा करा लीजिए गाड़ी का, आपको पता लग जाएगा क्या चीज है। वो नहीं माने। पहले तो उन्होंने पेनल्टी का मेरे को डर दिखाया कि लगभग 2-2.5 लाख रुपए आपकी पेनल्टी बैठ रही है, वो लगेगी। मेरे ऊपर 85 लाख रुपए का टारगेट है, मुझे तो वो पूरा करना है, नहीं पूरा करूंगा तो मेरा तो डिमोशन हो जाएगा और आप जैसे लोग ही नहीं देंगे तो कौन देगा। और जब थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई तो उसके बाद फिर कोई उनका एक अधिकारी और था उसने मुझे इशारात्मक भाषा में कहा। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, सबके बाल बच्चे हैं। तो उन्होंने 2 लाख की पेनल्टी जगह उन्होंने मेरे को 1 का इशारा करा कि अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो मैं काम निपटा देता हूँ। ठीक है। मैंने मना कर दिया कि साहब मैं इसके अंदर 1 रुपया नहीं दूंगा जी। क्यों दूं मैं रुपया? अगर मैं 1 पैसे की भी चोरी कर रहा हूँ तो मैं कोई इस तरीके की बात करूंगा ना आपसे। जी जी। जब मैं बिल्कुल एक स्वतंत्र और एक ढंग से बिल्कुल बिना किसी मतलब आपके पास में यहाँ बैठो, मेरा काम चल रहा है जी, तो कोई नंबर 2 नंबर 1 है ही नहीं, सब ओके है, सब बढ़िया चल रहा है, तो मैं क्यों दूंगा पैसा? नहीं माने उस बात पे, अब मैं किससे कहूँ अपनी बात? तो मेरे ऊपर कोई चारा नहीं बचा मेरे पास। तो उस समय मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मेरे पास पैसे तो देने के लिए है,
वो सारा फिर वीडियो बनी और फिर वो वीडियो किसी ने बना ली, व्यापारी ने, वो फिर वीडियो वायरल हुई। आखिर में आके उन्होंने भी गाड़ी हमारी उसी दिन रात को छोड़ी अपनी गलती मानते हुए, और फिर मेरे खिलाफ अगले दिन या दूसरे दिन एक मुकदमा दर्ज कराया कि मैं सरकार की छवि खराब कर रहा हूँ। उसके लिए फिर हम लखनऊ गए, लखनऊ जाके हम मुख्यमंत्री से भी मिल के आए, हमने अपना पक्ष रखा, अधिकारियों से भी, जीएसटी मंत्री जो है उनसे भी मिल के आए, सुरेश खन्ना जी से हमने अपना पक्ष रखा कि हम सरकार की बदनामी नहीं कर रहे हैं। भाई हम कोई थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी पकड़ के ले जाओ, बिल्कुल सही बात है, तो हम सरकार की बदनामी क्यों करेंगे? सरकार की बदनामी करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य व्यापार करना है, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई हमें नाजायज दबाएगा और हमारा हैरेसमेंट करेगा तो आवाज उठाना वो मेरा मौलिक अधिकार है, तो वो मैं उठाऊंगा। लेकिन निर्वस्त्र होना एक सहज समाज में आपको लगता है कि सही है, या आप या ये फिर हम कहें कि अहिंसा का रास्ता? ये भाई साहब वही जो मैं, क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ जहां मुझे अहिंसा का ही संदेश मिलता है जी। तो अब आप समझिए ना कि मेरी उस समय मानसिक स्थिति क्या होगी जी, कि मैंने अपने कपड़े उतार के कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरे कपड़े रखे, ले लो जी। ये मेरी मानसिक स्थिति थी उस समय। तो उन लोगों ने मेरा कितना, अधिकारियों ने हैरेसमेंट किया होगा। तो ये तो सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों के ऊपर एक ऐसी जांच टीम बिठाई जाए जो हर 2 साल में उन अधिकारियों का पूरा वेरिफिकेशन करे कि 2 साल पहले इसके माता पिता के नाम में, पत्नी के नाम में, बेटों के नाम में, बच्चों के नाम में, भाई के नाम में कितनी संपत्ति थी और अब 2 साल बाद इनके नाम में कितनी संपत्ति है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। और उस मेरे केस में तो ये स्थिति तक हुई जब सरकार एक्शन लेने के मोड में आई उन अधिकारियों के, तो पूरी की पूरी अफसर लॉबी ने, पीसीएस जो लॉबी थी जी, पीपीएस पीसीएस जो लॉबी थी, उन्होंने सरकार, उनका जो संगठन बना हुआ है अधिकारियों का, उन्होंने सरकार को धमकी दे डाली कि हम 24 घंटे की हड़ताल पे चले जाएंगे। तो आप समझिए ना कि कहाँ दबाव बनाया जा रहा है। सरकार अधिकारियों पे दबाव बना रही है, अधिकारी हम पे दबाव बना रहा है। जब काम हुआ कुछ तो फिर अधिकारी सरकार पे दबाव बना रहा है। तो सरकार चाहकर भी आज तक उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कर पाई, बर्खास्त नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? जबकि उस अधिकारी को, मेरी कोई गाड़ी गलत थी तो उसे तत्काल में उसका नोटिस बना के काम कर देना चाहिए था, लेकिन उस अधिकारी ने रात को 10 बजे तक भी नोटिस नहीं बनाया। क्या दर्शाता है ये? बिल्कुल। लेकिन सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है क्योंकि वो कहेंगे ना सरकार से कि आपने तो दिया था मुझे 85 लाख का टारगेट, वही तो पूरा कर रहा हूं मैं। बहुत जल्द 15 अगस्त आने वाली है और हम फिर से अपनी आज़ादी फील कर पाएंगे। आप कितनी फील कर पाते हैं आज़ादी को? नहीं, देखिए, आज से 75 साल पहले हम आज़ाद हुए और आज़ाद क्यों हुए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। कैसे हुए? क्योंकि हम मरने को तैयार हो गए, हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम अपनी आवाज जुल्म के खिलाफ उठाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए हम आजाद हो गए। लेकिन आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, डरेंगे, तो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसा कि भगत सिंह ने कहा था कि कल को हम काले अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। okay. तो वो परिस्थिति अगर नहीं आने देनी और उससे बचना है और अपने आप को निरंतर अपनी आने वाली पीढ़ियों को आजाद ही रखना है, तो डरना नहीं है, डटना है किसी भी जुल्म के सामने। कोई गाना गाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए 15 अगस्त को लेकर? कोई गाना तो नहीं, बस एक युवाओं के लिए एक संदेश है जी। जो सुना तो उन्होंने भी बहुत बार होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस 15 अगस्त पे वो अपने अंदर उतारे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी सर, एक रैपिड फायर खेलते हैं लास्ट में। मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा, सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, सरकार के सपोर्ट में हो सकते हैं, आपको जो भी दिल करे, क्योंकि हम ये नहीं दिखाना चाहते ऑडियंस को कि एक पॉलिटिशियन सामने बैठा है या टू बी पॉलिटिशियन सामने बैठा है, बल्कि वो बैठे हैं जो एक इंसान है
जिनका नाम अक्षय जैन जी है। ठीक है सर, क्या जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए? टैक्स की दरें बदल 5% से कम कर देनी चाहिए। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? एक हो तो बताया जाए। ओके। क्या तीसरा सवाल, क्या व्यापारी सरकार से डरते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल डरते हैं। कभी रिश्वत दी आपने? देखिए, सीधा साधा आदमी हूँ तो बिल्कुल दी है। और अगर सीधे नहीं होते तो नेता होता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार कहती है ये सही है गलत है, हो रहा है देश में? नहीं। ईमानदारी घाटे का सौदा है? ईमानदारी घाटे का सौदा तो नहीं है। ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। क्या अधिकारी लोग जो होते हैं वो डर का फायदा उठाते हैं? बिल्कुल 100%। सभी सरकारों में ऐसा हुआ? सभी सरकारों में ऐसा। मुलायम यादव के बारे में, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में, 3 शब्दों में? धरती पुत्र। अखिलेश यादव आने वाले समय के मुख्यमंत्री। 2027 की बात कर रहे हैं आप? 2027। क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? कोई ताज्जुब नहीं। ओके। डिपेंड करता है। जी। डिम्पल यादव जी? सादगी। समाजवादी पार्टी? मजबूत विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी? एरोगेंस। योगी आदित्यनाथ? क्राइम कंट्रोलर बट बैड गवर्नेंस। ओके। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी? इनके लिए एक शब्द कम पड़ेगा जी। इनके लिए बस मैं इतनी बात ही कहना चाहूंगा, जब किसी भी धर्म की कट्टरता किसी राजा के सिर पे चढ़ी है तब अन्य धर्मों पे संकट आया है। अगर आपको मौका मिलता है किसी कानून को बदलने का तो सबसे पहले कौन सा कानून बदलेंगे? टैक्स सिस्टम सबसे पहले ठीक करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय टैक्स का जो सिस्टम है वो इतना हैवी है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और अगर आप ईमानदारी से बिल्कुल चलें तो आप अपने घर 15 रुपए 20 रुपए बचा के ले जा पाएंगे। तो टैक्स जो होना चाहिए वो वन टाइम होना चाहिए, ना कि हर चीज में रिग्रेसिव ना हो। ठीक है। मीडिया बिक चुकी है? देखिए, अभी एक खान सर हैं, उनका एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो वो कह रहे थे कि अगर मीडिया का सच देखना है जी, तो जो बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियंस हैं उनके जूतों पे जहर लगा दिया जाए तो अगले दिन सुबह तक कई मीडिया चैनल वाले मिलेंगे नहीं। ओके, लेट्स सपोज हम उम्मीद करते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है जी, आपको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाने की अपॉर्चुनिटी समाजवादी पार्टी देती है, कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे? मैं टैक्सेशन ही लेना चाहूंगा। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। क्या अहम मुद्दे होंगे आपके? अहम मुद्दे जो आपने कभी शब्द कहा था, ईज ऑफ डूइंग। जब तक भय मुक्त वातावरण नहीं मिलेगा व्यापारियों को, जब तक व्यापार या उद्योग फल फूल नहीं सकते। जी। आने वाली जनरेशन अक्षय जैन अरिहंत को कैसे याद रखेगी? नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मुझे याद रखे। तो एक अमिताभ बच्चन का बहुत बढ़िया गाना है, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों अपना वक्त बर्बाद करे। तो बस आज एक विचार है जो आपके सामने है जी, उसे एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में और स्वस्थ विचारों के रूप में समझा जाए और प्रगति करी जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत सारी ऑडियंस के सवाल थे आपसे लेकर, उस मुद्दे के ऊपर लेकर, देश की सरकारों के बारे में लेकर, विपक्ष में क्या चल रहा है, बहुत सारे मुद्दों के बारे में हमने बात करी। और भी किसी नए टॉपिक के बारे में उम्मीद करेंगे आप फिर किसी दिन पॉडकास्ट में आए। आप बहुत टाइम लगाते हैं आने में हमारे साथ पॉडकास्ट में,
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और धन्यवाद। एक बहुत प्यारा पॉडकास्ट रहा है, बहुत सारी ऑडियंस को हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और वो अपना डिसीजन खुद बनाएगी, चाहे वो 2027 का चुनाव हो या 2029 का चुनाव हो, क्योंकि जनता हमेशा से सर्वोपरि है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये पॉडकास्ट था और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।